संगोष्ठी या विचार गोष्ठी क्या होती है? संगोष्ठी या विचार गोष्ठी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमिनार। बड़ा आसान शब्द है सेमिनार, आप कहते भी हैं और सुनते भी हैं, अटेंड भी किए होंगे, लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है संगोष्ठी शब्द। ठीक है, तो संगोष्ठी होती क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की संगोष्ठी होती है, हम इसी पे 2-4-10 मिनट में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो इसके विषय में जानी जाती है वो ये कि जो शोधार्थी होते हैं उनके जो चिंतन करने की जो क्षमता होती है, यानी चिंतन स्तर जो होता है उनका, उसको सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाने का कार्य करता है ये। ठीक है, तो संगोष्ठी क्या है? एक प्रक्रिया है जो शोधकर्ता को चिंतन स्तर को क्या करता है, सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है, अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है। ये शोधकर्ता के चिंतन स्तर, यानी आप रिसर्चर हैं, थिंकिंग आपका मूलभूत कार्य है, आप थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन थिंकिंग करते करते, चिंतन करते करते एक समय ऐसा भी होता है जब आप रिलैक्स हो जाते हैं। एक रिसर्चर को कभी रिलैक्स नहीं होना चाहिए अपने विषय वस्तु के संबंध में। तो जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तभी आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है या मैसेज आता है या फिर आपको इनविटेशन मिलता है कि एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आपके शहर में या आपके यूनिवर्सिटीज़ में या कैंपस में, कहीं भी, जो आपके विषय से संबंध रखता है और आपको वहाँ आना है। सेमिनार में चूंकि लिमिटेड लोग होते हैं, संख्या बहुत सीमित होती है, इसलिए आप मना भी नहीं कर सकते और आप उस फील्ड को बिलोंग भी करते हैं जिस फील्ड से संबंधित सेमिनार हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप इकोनॉमी के छात्र हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, जो वो व्यापार पे या फिर व्यवसाय पे आप रिसर्च कर रहे हैं। आपके शहर में कोई सेमिनार का आयोजन किया गया, जो व्यावसायिक एनजीओ हैं उन्होंने ये आयोजन कराया, आपको निमंत्रण आया, अब आपको तो जाना ही जाना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप तो एकदम रिलैक्स थे अपने विषय वस्तु को लेकर के, लेकिन जब आपको सेमिनार का इन्विटेशन मिला तो फिर आप तुरंत एक्टिव हो गए अपने विषय से संबंधित। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सेमिनार में हम जाएंगे तो संभव है कि हमें अपनी बात कुछ कहनी पड़े वहाँ पे, या फिर जो उसका प्रबंधक है, अध्यक्ष है, उसने नाम ही ले लिया कि इस विषय से संबंधित एक रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ पे बैठे हैं, वो अपनी बातें या कुछ सुझाव देंगे आपको जो व्यवसाय या व्यापार से संबंध रखते हैं। तो फिर अब आपका क्या होगा? दो शब्द बोलने वाली तो बात अक्सर सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में हो ही जाता है कि भाई 2 शब्द आकर आप बोलिए, आप रिसर्च कर रहे हैं। तो वो जो 2 शब्द होगा आपका, वो क्या होगा, इसको सोचने के लिए आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। यानी आप क्या थे? सुषुप्त अवस्था में आपका चिंतन स्तर था, आप कुछ नहीं सोच रहे थे, इत्मीनान से आप रह रहे थे, मौज मस्ती में जी रहे थे। अचानक से सेमिनार का आयोजन किया गया और फिर आप जागृत अवस्था में क्या हो, आपका जो चिंतन का स्तर है वो जाग गया उठ करके, भाई कुछ तो तैयार कर लो। और ये सेमिनार हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे इसका आयोजन होता ही रहता है। कहीं भी कोई संस्था आयोजन नहीं कराएगी ना, तो आपके कैंपस में इसका आयोजन हो जाएगा, जिससे कि आप रिसर्चर हैं, आपके अंदर जो क्रियाविधि है वो क्रिएटिविटी बनी रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार की सभा होती है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार की सभा ये कह सकते हैं, 10, 20, 50 लोगों की। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। आप अपने रिसर्च से संबंधित कोई सूचना देंगे, सामने वाला भी आपको कोई सूचना देगा, यानी सब लोग मिल करके बैठ करके बातें करेंगे, जानकारी होगा, कुछ समस्याएं होंगी, कुछ समाधान होगा। ठीक है, इन सब पे बातचीत होगी इस सभा में। इसकी विशेषता होती है ये कि भाई अब सभा है, 40-50 लोग हैं, तो सब लोग आपस में बातचीत करके बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ जानकारी आपके पास है तो सामने वाला जो और भी लोग आए हैं उनके पास भी जानकारी है, तो वो सब शेयर करते हैं। इस उद्देश्य से भी आपका वहाँ होना जरूरी होता है कि आपके रिसर्च में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पता लगा कि आप रिसर्च से संबंधित कोई जानकारी है जो आप ढूंढ रहे हैं, और इत्तेफाक से सेमिनार में कोई ऐसा कैंडिडेट आया जिसने उस जानकारी को कलेक्ट किया और वो शेयर किया आपके साथ, तो आपको भी मिल गया डाटा वहाँ पे, है कि नहीं? तो इससे आपको भी बहुत सारा फायदा होता है। सम्मेलन मैंने आपको बताया था, ये सम्मेलन जैसा ही होता है, बस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे
इतनी बड़ी संख्या नहीं होती है, थोड़ा सा सीमित लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। ठीक है, सेमिनार की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्या होगा, विषय होगा, कोई विषय का चयन किया जाता है, यानी आप किस विषय पे सेमिनार का आयोजन हो रहा है ये महत्वपूर्ण होता है, यानी किसी विषय का चयन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो विषय का चयन करता है, ठीक है, या जो विषय तैयार करता है, कोई वक्ता होता है। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, कोई वक्ता होता है। ये सामान्यतः वही है जो विषय तैयार कर रहा है, उसी को बोलते हैं जो विषय तैयार करता है। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता और होती है, इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि विषय संबंधी जानकारी सभी कैंडिडेट को दे दिया जाता है। विषय संबंधी जानकारी सबको मिल जाती है, सबको मतलब जितने लोग उसमें शामिल होते हैं उन सबको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इस विषय पे सेमिनार का आयोजन हो रहा है। अगर पर्यावरणीय मुद्दों पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो पर्यावरण से संबंधित कोई सेमिनार हो रहा है तो आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा कि पर्यावरण के इस विषय पे आपसे बातचीत की जाएगी यहाँ पे। तो वहाँ पे आप पर्यावरण से संबंधित जो भी लोग होंगे, जो रिसर्चर होंगे, प्रोफेसर्स होंगे या फिर जो संस्थाएं होंगी, वो सब कैसी होंगी, जो पर्यावरण से संबंध रखती हैं वही संस्थाएं वहाँ पर होंगी। तो सेमिनार की ये विशेषता होती है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं से भी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, उसमें आमंत्रित किया जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उस विषय से संबंधित संस्थाएं हैं वहाँ से भी लोगों को आमंत्रित किया जाता है उसमें। इसके बाद में जब बातचीत जो भी होती है सभा में, उस सभा में बातचीत जो होगा उसका एक आलेख तैयार होगा, यानी क्या होगा, उसका एक रिपोर्ट तैयार होती है। और फिर जब खत्म होता है सम्मेलन तो 2-4 दिन में क्या होता है कि इस सेमिनार का वो जो रिपोर्ट तैयार की गई है, आलेख, उसको प्रकाशित भी किया जाता है कि ये सेमिनार का निकला हुआ निष्कर्ष है, जो पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगहों पे उसके निष्कर्षों को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं या प्रक्रिया है, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे पहले कोई विषय का चुनाव किया जाएगा, विषय को चुनने वाला वक्ता कहलाएगा, फिर विषय संबंधी जानकारी सबको बांट दी जाएगी, और जब विषय संबंधी जानकारी बांट दी जाएगी उसके बाद में फिर संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। जो चर्चा होगी, चर्चा के जो भी मूलभूत बिंदु होंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन पर एक आलेख तैयार होगा और उस आलेख को फाइनल में क्या होगा, पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है संगोष्ठी या फिर सेमिनार की। अब बात कर लेते हैं कि सेमिनार के प्रकार कैसे होते हैं। तो सेमिनार के प्रकार उसके क्षेत्र के आधार पर होते हैं। 3-4 प्रकार के सेमिनार होते हैं। जैसे एक तो होता है सूक्ष्म या लघु सेमिनार। ये लघु सेमिनार क्या होता है, मिनी सेमिनार इसको बोलते हैं। जब ये छोटे स्तर पे सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जैसे कि क्लासरूम में, कक्षा स्तर पे, क्लास के स्तर पे कोई समस्या है उस पर बात करने के लिए जब एक अध्यापक सारे बच्चों के बीच में इसका आयोजन करता है तो फिर ये होता क्या है, लघु सेमिनार। ठीक है, किसी छोटी समस्या को लेकर के आपके क्लास में टीचर पहुंच गए और बोले सारे बच्चों किताब कॉपी बंद कर दो, आ जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में, और वहीं पे 2 घंटे की चर्चा होगी आपके साथ, तो वो भी सेमिनार है। या फिर आपको बोल दिया गया कि कल आना सब लोग तैयार होकर के, इस विषय पे कल सेमिनार का आयोजन है। आप स्कूल कॉलेज में खूब इसका आयोजन होता है, तो यही होता है लघु सेमिनार। ठीक है, एक होता है मुख्य सेमिनार या फिर बड़ी संगोष्ठी। क्या होता है, मुख्य या बड़ी संगोष्ठी, इसको बोलते हैं मेन सेमिनार। ठीक है, ये मेन होता है। ये सेमिनार जब शोध की प्रक्रिया के दौरान कभी किसी समस्या का समाधान करना है तो फिर कोई विभाग इसका आयोजन कराता है। विभाग का मतलब डिपार्टमेंटल होता है ये, या संस्था के स्तर पर इसका आयोजन होता है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसका आयोजन कराते हैं अलग अलग शहरों में। तो ये मेन संगोष्ठी होती है, मुख्य सेमिनार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय सेमिनार, आप ध्यान में रखें इसको। राष्ट्रीय सेमिनार क्या होता है, राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेशनल सेमिनार। जब कोई सभा राष्ट्रीय स्तर पे जिस किसी का आयोजन किया जा रहा है तो फिर वो राष्ट्रीय सेमिनार होगा। जैसे देश की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, जब वो सेमिनार का आयोजन करते हैं बड़े अपने अपने स्तर पे, तो फिर वो होता है राष्ट्रीय सेमिनार। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब सेमिनार का आयोजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। जैसे कि यूनेस्को कराता है, संयुक्त राष्ट्र है, UNFCCC कराता है, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विषय को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। यूनेस्को वगैरह से इस तरह के सेमिनार का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी सेमिनार की, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं शोध में नैतिकता की। ठीक है, शोध में नैतिकता क्या है। नैतिकता का मतलब आप इतना समझ कर रखिए, जब आपको सही और गलत में फ़र्क पता चल जाए और फिर आप गलत को अगर सपोर्ट करते हैं तो आप अनैतिक हो गए।
अगर आपने सही को सपोर्ट किया तो आप नैतिक हैं। यही है शोध में। अब बात आती है कि शोध में नैतिकता क्या होती है। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के दौरान नैतिकता की कहाँ जरूरत पड़ जाती है भाई? नैतिकता की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? जब हम नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो हम सही और गलत के बारे में भेद करते हैं, दरअसल कि अंतर करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, यही नैतिकता है। लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं इसके दौरान नैतिकता की क्यों आवश्यकता पड़ती है? चीज़ों को सही और गलत करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? भाई जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप रिसर्च पूरा कीजिए अपना, लेकिन ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। नैतिकता आपको सही दिशा में रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। नैतिकता आपको सही दिशा में आपका शोध कार्य आगे बढ़े इसके लिए आपको दिशा निर्देश देती है। नैतिकता का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। आप अपने शोध की प्रक्रिया में आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। शोध की प्रक्रिया में ईमानदार होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि शोध में नैतिकता, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ सही और गलत में भेद करना, सही और गलत में भेद या अंतर करना, यही होती है नैतिकता आपकी, ठीक है। यानी आप ऐसे नियमों के बारे में सोचते हैं जो सही को सही गलत को गलत कहते हो, यही आपकी नैतिकता होगी। शोध में ज़रूरी है, इसके बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी, ये भी आपकी नैतिकता का ही एक कह सकते हैं प्रारूप है, उसका ही एक प्रकार होता है, उसी का एक अंग होता है नैतिकता का ही। शोध में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो आंकड़ों बेस है। आप तथ्यों पे रिसर्च कर रहे हैं, आप आंकड़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप बेईमानी करेंगे तो फिर क्या आपके जो रिसर्च है उसका परिणाम सही होगा? नहीं होगा। जो आपका शोध होगा वो अंतिम रूप से क्या होगा? किसी काम का नहीं, एकदम बेकार होगा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाई है आंकड़ों को कलेक्ट करने में, उनका विश्लेषण करने में, तथ्यों को बेहतर तरीके से नियोजित करने में। तो जब आपके सोर्स ही गलत हैं, आपकी सोच ही गलत है, तो फिर आपके द्वारा किया गया रिसर्च कितना सही होगा? तो फिर आने वाले समय के लिए वो आपका जो रिसर्च है वो किसी भी काम का नहीं होगा। तो जब आप रिसर्च करें तो आप आंकड़ों का सही चुनाव करें, ईमानदारी से आप चुनाव करें, तथ्यों को बेहतर तरीके से विश्लेषण करें उनका, और फिर जो आप डेटा तैयार कर रहे हैं, जो विधियों का आप चयन कर रहे हैं, वो सारी विधियों ईमानदारी पूर्वक आप उनका सिलेक्शन करें और उनका जिस तरीके से इस्तेमाल होना है आप वैसे उनका प्रयोग करें, ना कि आप अपनी मनमानी तरीके से करें। आपने रिसर्च के दौरान डाटा कलेक्शन में या सैम्पलिंग में कोई मेथड आपने अपनाया, मान लीजिए आपने लॉटरी मेथड को अपनाया है, लेकिन आप जब रिसर्च पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपने डाल दिया नहीं, मैंने संभाव्य नहीं बल्कि असंभाव्य प्रतिदर्श का प्रयोग किया है, यानी अपनी मर्जी से हमने सैम्पलिंग का कलेक्शन किया है। भाई ये तो गलत है। भले ही आप पकड़े नहीं जा रहे हैं उस समय, लेकिन क्या आपने सच बोला है वहाँ पे? नहीं। तो आप रिसर्च के दौरान अपनी ईमानदारी का परिचय दें, ठीक है। निष्पक्षता का होना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आपकी नैतिकता का ही एक पक्ष है, निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, दरअसल यही है कि आप किसी विषय को लेकर के पक्षपात की स्थिति में ना रहें, यानी आप किसी के एक तरफा, आपका जो सोच हो वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, आप निष्पक्ष रहें। जो भी आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप एकदम निष्पक्ष भाव से अपना काम करें, यानी किसी भी प्रकार का जो पूर्वाग्रह है आप पहले से कोई थिंकिंग बनाकर ना रखें। जैसे आप किसी क्षेत्र में गरीबी का मापन करने जा रहे हैं तो आप पहले ये सोच लिए हैं कि वहाँ गरीबी की वजह लोग ही हैं। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बड़े योग्य लोग हों। आप वहाँ शिक्षा का स्तर देखने जा रहे हैं, वहाँ के लोग बिना पढ़े ही रामायण और गीता का वाचन कर रहे हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधा ही नहीं है कि स्कूल कॉलेज ही नहीं है। तो आप पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें, आप पहले जाएं वहाँ पे सर्वे करें, फिर आप अपनी राय बनाएं कि नहीं यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। आप पहले से ये सोच लें कि गांव और शहर के बच्चों में शहर के बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते। इस तरह की पूर्वाग्रहों से आप ग्रसित ना रहें। यदि आप रिसर्चर हैं तो आप जब तक चीज़ों को देख न लें, रिसर्च ना कर लें अच्छे से, तब तक अपनी कोई राय आप ना बनाएं, ठीक है। यही होती है निष्पक्षता। सतर्कता क्या है? आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सतर्क रहें
लापरवाह ना रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो कलेक्ट की हुई जानकारी है ये किसी और के हाथ लग जाए और वो जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी, पता लगे कि देश पे ही खतरा आ गया। क्योंकि रिसर्च के दौरान आप बहुत सारे लोगों से ऑफिशियली आप क्या करते हैं, प्राइवेट मीटिंग भी करते हैं, ऑफिशियली आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उस जानकारी को क्या करें, आप गोपनीय बनाए रखें। ठीक है। बौद्धिक संपदा का सम्मान करना चाहिए। बौद्धिक संपदा का सम्मान करना चाहिए। बौद्धिक संपदा का मतलब कॉपीराइट वगैरह जो होता है। अब पता लगा कि आप बिना परमिशन के, अनुमति के बगैर आप किसी की जो प्रॉपर्टी है उस पर हाथ ना मारें। प्रॉपर्टी का मतलब कि किसी ने कोई डाटा प्रकाशित कर रखा है जिस पे उसका कॉपीराइट है अपना, तो आप बिना उसकी अनुमति के अपने रिसर्च के दौरान उसके डाटा का प्रयोग मत कीजिए। किसी ने कोई लेख लिखा है जिसपे जो उसकी अपनी विरासत है, उसकी मेहनत है, अब पता लगा कि आपने उसके कंटेंट को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये तो गलत है, ये नैतिक रूप से गलत है। तो आप बौद्धिक संपदा अधिकारों का, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ये भी आपका भी तो अधिकार इस पे बनेगा। अभी आपकी रिसर्च को कोई कॉपी करके और आगे बढ़ जाए तो फिर आपको भी तकलीफ होगी, तो ये नैतिक रूप से भी गलत है और ऐसा आप ना करें। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनुसंधान की प्रक्रिया में आपका नैतिक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी नैतिकता यानी सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान आप करें और कोशिश करें कि आप सही की तरफ आपका झुकाव हो, इस तरह की बातें आपके अंदर ना आए जो आपको अनैतिक बनाती हैं। ठीक है। तो ये बातें थी शोध में नैतिकता की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं शोध में आईसीटी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आईसीटी का महत्व, आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको आप ऐसे समझें कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं उस दौरान इस मोबाइल फ़ोन का या इंटरनेट का या लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, ये सब क्या है, आईसीटी के तहत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूचना और संचार की क्या है, टेक्नोलॉजी, ये तकनीकियाँ हैं। आप यहाँ बैठे बैठे कोई भी सूचना कहीं से आप ले सकते हैं, बैठे बैठे किसी से बात कर सकते हैं आप, तो क्या है ये, यही है सूचना एवं संचार। तो आप जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप इसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, जितना आप इसका उपयोग कर रहे हैं वही शोध में इसका महत्व है। किसका? आईसीटी, यानी आपके इंटरनेट वाले डिवाइस का। ऐसे समझें, जो आपका डिवाइस है जिस पे आप काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसका आप कितना उपयोग कर पा रहे हैं अपने रिसर्च के दौरान, यही उसका महत्व है आईसीटी का। ठीक है, शोध में। अब इसके अगर प्रयोग की बात की जाए तो बहुत व्यापक इसका उपयोग है आज के क्षेत्र में। आज के समय में आईसीटी का बहुत विस्तृत और व्यापक उपयोग है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आज आप रिसर्च का कार्य पूरा शायद ही कर पाएँ, ये कल्पना ही है कि शायद ही आप इसके बगैर कोई रिसर्च पूरा कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अनेक शोध अध्ययन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको WHO से कोई डाटा लेना है तो आप क्या करेंगे, पत्र व्यवहार वाला सिस्टम अपनाएंगे या फिर इंटरनेट पे जाके तुरंत सर्च मारेंगे। इंटरनेट पे जाके आप सर्च करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा डेटा आपके सामने। ये इसका महत्व है। ठीक है। बहुत सारे कठिन जो मैथ्स होते हैं, गणना जो होती है, उन गणनाओं को करने के लिए आपने मोबाइल उठाया, तुरंत सारा कैलकुलेशन करके अपने डाटा एक जगह पे उसको एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है। तो विश्लेषण करने, डाटा का जो विश्लेषण वो भी आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो इतना सारा यूज है इस इंटरनेट का आपके शोध में आज के समय में। मैं आज के बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ जब ये था ही नहीं। आज आपको हर चैप्टर के साथ आईसीटी पढ़ाया जाएगा, हर यूनिट में। यहाँ तक कि जो भी आपका विषय होगा, सब्जेक्ट जो होगा, उसमें भी आईसीटी एक चैप्टर दिया जाएगा। वो इसीलिए कि आप एक अध्यापक के रूप में, रिसर्चर के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, आईसीटी का ही कमाल है भाई। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती, इंटरनेट की दुनिया, तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं इतनी रात को यहाँ 10:30 बजे आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो फिर आप क्लासरूम में ही आकर बैठे होते। तो आईसीटी का प्रयोग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होती है, सटीकता आती है आपके डेटा में। आप ऐसे कैलकुलेशन करें और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करें, दोनों में क्या होती है, सटीकता ज़्यादा होती है। आपका कैलकुलेशन एक बार हो सकता है कि 1-2 अंक इधर उधर हो जाए, पर जो कैलकुलेशन इससे आप कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन एकदम सटीक होगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि समय की बचत होती है, आपकी समय आपका बचता है। इसमें आप घंटों बैठ करके डाटा विश्लेषण कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे वही काम कुछ मिनट में पूरा कर लेते हैं। आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, आंकड़ों के संकलन, संकलन का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना, संग्रहण करना,
संग्रहण मतलब आंकड़ों को जो आप इकट्ठा करते हैं, संकलन मतलब जोड़ना होता है कि एक आंकड़ा दूसरे से कैसे जुड़ रहा है, इस तरह का कार्य। विश्लेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आंकड़ों का विश्लेषण है, ये सारा काम आप क्या करते हैं, आईसीटी से ही करते हैं। प्रस्तुतिकरण मतलब उनको आप जब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटि रहित आपके पास रिजल्ट आता है। कमियां ना के बराबर होती हैं या बिल्कुल होती भी नहीं है, ठीक है। समस्या का चुनाव और सर्वेक्षण में भी काफ़ी हद तक ये महत्वपूर्ण होता है आईसीटी, कि आप एक ओवर मैप, आउटलाइन मैपिंग भी इस पर करते हैं, देखते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में क्या स्थितियां अभी तक हैं। आप घर बैठे किसी क्षेत्र के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आप कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं आपके फ़ोन में पड़ी होती हैं मैपिंग में, जो आप देखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके किसी भी समय विश्व के प्रत्येक सिस्टम से यानी प्रत्येक भाग से, किसी भी क्षेत्र से आप डाटा को या कंप्यूटरों पर उपलब्ध जानकारी अपने पास आप मंगा सकते हैं। इतना सुलभ है ये। रात को 2 बजे आप उठे और आपने सर्च किया कि यूनेस्को से मुझे कोई डाटा चाहिए, आपको वो डाटा मिल गया। ये आईसीटी का महत्व है शोध में। तो रिसर्च के दौरान मैक्सिमम काम आप क्या करते हैं, लैपटॉप पे ही कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये महत्व है किसका, आईसीटी का आपके रिसर्च में, ठीक है। और बहुत कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। शोध में आप कितना प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों का, यही बातें हैं। आप खुद भी आप सोच करके भी इसमें आप 2-4-6 पेज लिख सभी के रख भी सकते हैं। हालांकि आप इतना जानते हैं, चूँकि आईसीटी आपका एक चैप्टर भी है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आईसीटी पूरा का पूरा एक यूनिट है, जो कि फर्स्ट पेपर की सबसे बड़ी यूनिट है। उस पर हम बातें डिटेल में करेंगे आपके साथ। फिलहाल यहाँ के लिए इतना आप समझिए कि आईसीटी के बगैर शोध का कार्य पूरा नहीं हो सकता आज के समय में। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का जो कंपटीशन है, पता लगा आपको 8 साल लग रहा है डाटा कलेक्ट करने में, तो फिर हो गया रिसर्च। अगर आप सारे काम को ऑफलाइन और कागजों पे करेंगे तो शायद संभव नहीं है। इसलिए आप इसका खूब प्रयोग कीजिए, बस नैतिक रूप से प्रयोग कीजिए। किसी का सिस्टम हैक करके आप डाटा ना निकालें, अगर वो परमिशन देता है तो ही आप उस डाटा का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये तो बातें थी आईसीटी और नैतिकता की। कुछ बातें हम और कर लेते हैं जो रिसर्च से संबंधित है। शोध में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद अप्रोच क्या होता है। शोध में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण या अप्रोच, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बने हैं और कुछ शब्दावलियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण क्या होता है शोध की प्रक्रिया में, और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण क्या होता है शोध की प्रक्रिया में। प्रत्यक्षवाद का मतलब आप विज्ञान से जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रत्यक्षवाद जो है आप उससे क्या करें, विज्ञान से जोड़ दें। और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो क्या होती है, वो धारणाओं पे जुड़ी होती हैं। उनका संबंध जो होता है वो किसी न किसी धारणा पे जो होता है। और जो प्रत्यक्षवाद है इसका संबंध किससे होता है, प्रत्यक्षवाद का संबंध आप कह सकते हैं कि विज्ञान से है, ठीक है। विज्ञान से ये संबंधित होता है। इसे विज्ञानवाद के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रत्यक्षवाद है इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञानवाद। अब आप सोच लीजिए कि साइंस की जितनी विशेषताएं होंगी इस दृष्टिकोण में, प्रत्यक्षवाद के दृष्टिकोण में, वो सारी की सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी। जैसे इसका आधार वैज्ञानिक होता है, ठीक है। आधार कैसा होता है, वैज्ञानिक होता है। अब वैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक आधार का मतलब कि तथ्यों पर निर्भर होता है। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम मानेंगे ही नहीं। आप पहले कोई साक्ष्य दीजिए फिर हम मानेंगे, यानी कोई तथ्य दीजिए उस विषय से संबंधित तो हम मानेंगे। ये साइंस कहता है, ठीक है। इसमें इसकी जो प्रकृति होती है ये किसी धार्मिक विचारधारा या परंपराओं या आस्थाओं से मुक्त होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है क्या कि ये परंपरा, आस्था या धार्मिक विचारधारा इन सब से क्या है, इन सब से स्वतंत्र होता है, यानी मुक्त होता है। ये इसकी विशेषता होती है, किसके, प्रत्यक्षवाद की विशेषता होती है। तो जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण होता है वो साइंटिफिक होता है। परंपराओं, धार्मिक और अंधविश्वासों या फिर आस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं करता है। ये तथ्यों पे विश्वास करता है, ठीक है।
वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होता है। इसके जो प्रतिपादक हैं, कभी कभी नाम आ जाता है इनका, ऑगस्ट आमटे, ठीक, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ऑगस्ट आमटे इसके प्रस्तावक हैं प्रत्यक्षवाद के। ये जो प्रत्यक्षवाद है एक संबंध होता है कार्य कारण का संबंध, कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, ठीक है, आधारित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी पूर्वाग्रह आस्था इन सब पे विश्वास नहीं करता है। इसके जो प्रत्यक्षवाद है ये विज्ञान के, मैंने बताया ना कि ये साइंटिफिक होता है, विज्ञान के लगभग सभी गुणों को ये धारण करता है। तो जैसे विज्ञान क्या करता है, विज्ञान जो है वो नियतात्मक यानी नियत और निश्चित चीज़ों पे भरोसा करता है। संबंधों का कारण और उसका प्रभाव जो है ये विज्ञान की विशेषता है। अगर कोई संबंध है तो उसका कोई कारण है, अगर कारण प्रूव हो गया तो वो क्या है, वो सही है। तो विज्ञान की भी विशेषताओं को ये धारण करता है। जैसे कार्य कारण का संबंध मैंने बताया, ये विज्ञान की विशेषता है जो प्रत्यक्षवाद इसको क्या करता है, धारण करता है। यानी विज्ञान जो है वो यांत्रिकी पे विश्वास करता है, किस पे, मैकेनिस्टिक पे, यांत्रिकी जो होती है वो विज्ञान की विशेषता होती है। इसमें भी आपने क्या कहा कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा, जब तक प्रूव नहीं हो रहा है चीज़ें, जब तक आपके पास कोई बेहतर एविडेंस नहीं है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या नहीं हो जा रही है, तब तक आप नहीं मान रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से यांत्रिकी है। यानी जब आप लैब में कोई प्रयोग करते हैं तब आप कहते हैं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वहाँ पर होता है आपकी शोध का, आपके रिसर्च का। दो अप्रोच हो सकता है, या तो आप साइंटिफिक तरीके को लेकर चलें, वो अप्रोच बनाकर कि जब हमें सारी चीज़ों का ढंग का साक्ष्य मिलेगा हम प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला में रिजल्ट वही आएगा, नहीं विज्ञान की जो विशेषताएं हैं हम उस पर काम करेंगे। हमारे रिसर्च में कोई पूर्वाग्रह या फिर कोई आस्था या कोई परंपरा या कोई धारणा, इन सब चीज़ों का के लिए कोई जगह नहीं है। तब आप प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं अपने रिसर्च में। तो फिर आप विज्ञान की जो भी विशेषताएं होती हैं उनको आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सैंपल जो प्रतिदर्श है इसका चयन, उसका मापन करना, विश्लेषण करना, ये सब क्या करते हैं आप वैज्ञानिक विधियों से करते हैं, ठीक है, विज्ञान की विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं आपके बस अपने विवेक का प्रयोग कर लिया, नहीं, आप साइंटिफिक तरीके से इन सब का चुनाव करेंगे। विज्ञान अनुभववाद से संबंधित है, विज्ञान जो है वो अनुभववाद से संबंधित है, यानी जो प्रत्यक्षवाद है ये अनुभववाद की विशेषता को भी क्या करता है, धारण करता है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं वो एग्जाम में जो आए हुए हैं, जैसे ओंटोलॉजी, उन शब्दों को देख लीजिए। एक शब्द है जैसे ओंटोलॉजी, ये क्या होता है, ऐसे आ जाएगा ये सब लिखा हुआ। ओंटोलॉजी का मतलब होता है ये सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। क्या है, सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। वास्तविकता की प्रकृति है। एक शब्द है ज्ञान मीमांसा, क्या है, ज्ञान मीमांसा। ये शब्द किससे संबंध रखता है, एपिस्टेमोलॉजी, एक इसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, इसको बोलते हैं ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति करने का जो ज्ञान है वही होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्ति करने का ज्ञान। अगर आपको ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, अगर आपको इसका ज्ञान हो जाए तो फिर ये क्या है, ज्ञान मीमांसा है, ठीक है। इसका उपयोग, इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किए थे वो फ्रेडरिक फेरियर थे। ध्यान रहे, इनको नाम आ जाएगा, फ्रेडरिक फेरियर, इन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति करने का ज्ञान, अर्थात किस विधि से कैसे आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अगर इसकी जानकारी आपको हो जाती है तो उसी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, ठीक है। एक शब्द होता है एक्जियोलॉजी। क्या होता है, एक्जियोलॉजी। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, एक्जियोलॉजी का मतलब होता है कि शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए। शोध कैसा होना चाहिए, तटस्थ
तटस्थ मतलब किनारा एवं स्वतंत्र होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, ये शब्द होता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है एक्जियोलॉजी का। ये नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंध रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण की। ये क्या होता है? ये अप्रोच एक ऐसी धारणा पर आधारित होता है, मान लीजिए कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन किसके आधार पे होना चाहिए? शोध के जो प्रश्न हैं उनके आधार पे होना चाहिए। यानी आप रिसर्च किसी प्रश्न को लेकर कर रहे हैं, यानी वही जो आपकी समस्या है रिसर्च में, तो जो आपका प्रश्न है उसको आधार बना करके जब शोध किया जाए, मायने यहाँ पे ये नहीं रखता है कि आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं या किसका। ये दृष्टिकोण इस अवधारणा पर या धारणा पर आधारित है, इस धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाए। यानी जो रिसर्च पे जो क्वेश्चंस है शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपके अध्ययन किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन, यानी जिस विधि का आप चुनाव कर रहे हैं वो विधि कैसी होनी चाहिए? शोध प्रश्न के आधार पर होनी चाहिए उसका चुनाव। ठीक है, यही होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक, एक शब्द पूरे रिसर्च के दौरान बहुत बार प्रयोग में हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही वैज्ञानिक विधि की बात होने लगती है कि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो क्या है। मैं पार्टिकुलर इस शब्द को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि जब बात साइंटिफिक मेथड की आती है किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, जब भी आप कभी बोलचाल में या अपने व्यवहारों में, रोजाना दैनिक जीवन में भी जब आप कभी देखेंगे तो अक्सर ये बात आ जाएगी थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड से करो। अब ये जो थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड होता है इसकी विशेषता क्या होती है? आप क्या जानते हैं जब कोई कहता है कि इसको थोड़ा वैज्ञानिक विधि से करो, कोई भी काम ही है अगर, तो फिर वो वैज्ञानिक विधि से कभी आपने पलट कर पूछा कि ये वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए, विशेषताएं क्या होती हैं? तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक विधि होता है दरअसल किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में, किसी भी कार्यों में, जहाँ भी आपको ये सुनाई दे कि ये वैज्ञानिक विधि से करना है या थोड़ा साइंटिफिक मेथड से इसको किया जाए, तो आपके मन में अगर विचार भी आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि साइंटिफिक मेथड में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए कि वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। ये जो साइंटिफिक मेथड होता है ये होता है क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें हम यहाँ अध्ययन के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो अध्ययन समस्या का क्या होता है? निष्पक्ष, व्यवस्थित, नियंत्रित, ये विशेषता है इसकी। पहली चीज तो निष्पक्षता होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए, नियंत्रित, निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण। इस कार्य को करके जब आप कोई अध्ययन समस्या का इतनी तीन विशेषताओं को आप कर लेते हैं, इस कार्य को करने के बाद में फिर क्या करते हैं आप? आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। ध्यान रहे कि आंकड़ों के संदर्भ में बात हो रही है, शोध अध्ययन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले तो जब आप आंकड़ा ढूंढ रहे हैं तो उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। आप पहले से किसी का साइड लेके आप काम मत कीजिए। वो आंकड़े व्यवस्थित होने चाहिए, ये भी नहीं कि आप कंफ्यूजन में हैं कि ये आंकड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो वाला कहाँ गया, वो वाला आंकड़ा कहाँ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो और नियंत्रित, यानी आपके कंट्रोल में हो। उसके बाद में क्या करें आप? उनकी जांच करें, उनका विश्लेषण करें। ठीक है, वैज्ञानिक विधि में क्या विशेषता होती है वैज्ञानिक विधि की? ये तो बात हो गई। शोध में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वैज्ञानिकता कब होगी उसमें? जब ये तीन गुण आप दिखा देंगे तब।
वैज्ञानिकता होगी। लेकिन वैज्ञानिक विधि की जो विशेषता होती है, इसकी पहली विशेषता क्या है? प्रमाणिकता। क्या है? प्रमाणिकता, यानी चीज़ें प्रमाणित होनी चाहिए। कई आप उनको प्रयोगशाला में, अब जब आप प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो रिजल्ट वो ठोस होना चाहिए, बार बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार रिजल्ट आया 10, अगली बार आया 12, पिछली बार आया 9। अगर रिजल्ट में बदलाव आ रहा है तो वो प्रमाणित नहीं है, यानी भरोसेमंद होना चाहिए डाटा। ठीक है। विश्वसनीयता होती है वैज्ञानिक विधि में। जब आप कोई वैज्ञानिक विधि से कार्य करते हैं तो माना जाता है कि वो काफ़ी विश्वसनीय है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। निश्चितता होती है, चीज़ें एकदम निश्चित होती हैं। ठीक है। जो एक बार हुआ वही बार बार होगा, वही 100 बार होगा, ये होता है वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक विधि की विशेषता। यानी ये निश्चित होता है, व्यवस्थित होता है, जो कि पहले भी आप देखे हैं, व्यवस्थित होता है चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उसमें बिखराव नहीं होता है, यानी एक ठीक ठाक अच्छे से आप उसको सजा के रखते हैं, वो अपनी जगह से अनस्टेबल नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं वो नियंत्रण में होती हैं, ये भी एक विशेषता है इसकी, यानी नियंत्रण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो ये है कि कार्य कारण संबंध होता है, कार्य कारण संबंध होता है। नहीं, कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कोई कारण होगा, अगर कोई कारण आज है तो उसके परिणाम में कोई कार्य संपादित हो जाएगा, ये विज्ञान है। ठीक है। और ये वैज्ञानिक विधि की ये सारी विशेषताएं, अगर ये विशेषताएं आपके कार्यों में दिखाई दे रही हैं, प्रमाणित है, विश्वसनीय है, निश्चित है, व्यवस्थित है, कार्य कारण का संबंध है, तो फिर वो क्या है? वैज्ञानिक विधि से किया हुआ रिसर्च है। ओके। तो आज ये रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट जो है औपचारिक तरीके से समाप्त होता है। अगली यूनिट पे हम बात अगली क्लास में करेंगे और वो होगा कम्युनिकेशन। ठीक है। थैंक यू।